Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss some other things, but let us remind the previous lectures, some highlights before going to the other topics. In the previous lecture, what we have discussed was the harmonic oscillator. हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हमने पढ़ा क्या था, वो ये था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक का मतलब क्या है, रिलेटेड टू साइनोसॉइडल थिंग्स. ठीक है, हार्मोनिक वेव साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं. ऐसा ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मूव करने वाली चीज़. ठीक है, ऑसिलेट्स थोड़ा थोड़ा मूव करी हुई इधर उधर. हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है, एक ऐसी मूविंग चीज़ है कि जो हार्मोनिकली मूव कर रही हो, जो साइनोसॉइडली रिजल्ट हमें दे. हमें उसके सोल्यूशन जो हैं वो साइनोसॉइडल वेव्स की सूरत में मिलते हैं. उसमें हमने किया क्या था कि एक पेंडुलम ले लिया था एग्जांपल के तौर पे, सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद हमने उसको डिस्कस किया था, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसकी ये निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर काइनेटिक एनर्जी में उसके किस किस्म के होंगे एक्स वाई और क्या इन्वॉल्व होगा. जाहिर है हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे जब आप सिंपल पेंडुलम लेते हो तो उसमें होता क्या है कि एक मैसलेस स्ट्रिंग होती है, ये मैसलेस रॉड है और उसके नीचे एक मैस लगा हुआ है बॉब की सूरत में, एम मैस का, और हम कहते हैं कि वो ओरिजिन पे स्ट्रिक्टली हमने जोड़ा हुआ है उसको, और वो ओरिजिन से नीचे एक्स वाई प्लेन में है और वो वहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, हल्का हल्का मूव कर रहा है. फिर हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ली. इक्विलिब्रियम पोजीशन के हवाले से हमने थोड़ी सी उसके अंदर टेलर सीरीज अप्लाई की और हमने कहा कि अगर x इक्वल टू एक्स नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वी एक्स जो भी इसका पोटेंशियल है उसकी हम टेलर सीरीज बना सकते हैं, और टेलर सीरीज में से एक्स नॉट के अबाउट हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल वेक्टर क्या होगा. जब हमने उसके ऊपर कंडीशन वगैरह लगाई तो हमारे पास पोटेंशियल निकल आया हाफ के एक्स स्क्वायर. उसके बाद फिर ये था कि एक्स माइनस एक्स नॉट को हमने ओरिजिन पुट किया था, जिसकी वजह से वो एक्स आ गया था, यानी कि एक्स नॉट को आप ज़ीरो पुट करो. आफ्टरवर्ड्स हमने फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली. उसके बाद एट द एंड हमने उसका लेग्रानियन और हैमिल्टोनियन निकाल दिया. और लेग्रानियन और हैमिल्टोनियन हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम हैमिल्टन फॉर्मूलेशन की बात करते हैं तो वहाँ हैमिल्टन इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह यूज़ करनी होती हैं और वो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इन द फेज स्पेस बताती हैं. इसी तरह अगर हम लेग्रानियन यूज़ करते हैं तो लेग्रांज इक्वेशन डिफाइंस द मोशन ऑफ द सिस्टम इन एन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है जी. और इसके अलावा हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी हैमिल्टन रिफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और लेग्रानियन रिफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की. ठीक है, और उससे पिछले लेक्चर में ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था. बहरहाल हमने हैमिल्टोनियन और लेग्रानियन निकाली और आपको पता चल गया कि कैसे इसका लेग्रानियन निकलता है, कैसे इसका हैमिल्टोनियन आता है, टी कैसे निकाला, वी कैसे निकाला, सो एंड सो एंड सो. आज फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ही. कुछ जनरल डिस्कशन है, क्या है कैसा है. ठीक है, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन मैं आपको पहले नहीं बताई, मैंने सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस बताएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और आंसर जो भी आपने देखा वो आप एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स देख रहे हो. उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की के और फोरियर एनालिसिस की. ठीक है जी. अब हम थोड़ा सा और हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है. इन क्लासिकल मैकेनिक्स अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम दैट व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स equilibrium position experiences a restoring force F proportional to the displacement x where k is a positive constant. अब पहले जो हमने पिछले लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है. इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पे फ्यूचर एक्टिंग फोर्स जो है वो जीरो है, यानी फर्दर कोई फोर्स नहीं वहाँ पे एक्ट कर रही, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहाँ पे उसको रीडिफाइन किया गया इन अदर वर्ड्स कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सिस्टम है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हटाया जाए तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी. यानी बात वही है, लफ्ज़ दूसरे. पहले क्या था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है कि जिस पे फर्दर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगी, लेकिन जो ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया, ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेटर से ये जो मेरी उंगलियां जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये ओरिजिन है. ठीक है, ये ओरिजिन है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है. लेटर से कि यहाँ पे आपका बॉब है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यूं ही मैंने हटाया, छोड़ा, तो वो नीचे की तरफ आप देखो कि ये इसको दोबारा मैंने पकड़ा,
ये हटाया, छोड़ा, ये दोबारा उस पहली पोजीशन की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक रीस्टोरिंग फोर्स है F, जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कराई है उसके प्रोपोर्शनल एक रीस्टोरिंग फोर्स F आ रही है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और कोशिश करने में इसके ऊपर एक फोर्स खुद ब खुद अप्लाई होगी जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा K, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये हमने पहले बात की है, ठीक है ना, कि V डबल प्राइम x नॉट जो है वो K के बराबर है और K एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। इफ F इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे सिर्फ एक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है F, द सिस्टम इज कॉल्ड ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? एक ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर कि जिसपे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है और वो है रीस्टोरिंग फोर्स, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, एंड इट अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो मोशन होगी उसको हम कहते हैं कि ये जी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, क्या होती है? साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस है। साइनोसॉइडल, जहां साइनोसॉइडल का लफ्ज आए जहन में ले आए कि साइनोसॉइडल क्या होता है, जहां पे भी साइनोसॉइडल का लफ्ज आए, साइनोसॉइडल का लफ्ज आए, वहां इसका मतलब है कि या तो कॉज वेव की बात हो रही है या साइन वेव की बात हो रही है, ठीक है ना, साइन वेव होगी या कॉज वेव होगी। साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस हैं जो उसके अंदर मोमेंट है वो साइन या कॉज वेव की तरह की है, बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन अगर अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ये आपका पेंडुलम है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला साइनोसॉइडल ऑसिलेशन है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द, विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स डैम्पिंग प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इज आल्सो प्रेजेंट। अब ऑसिलेटर की यानी एक सिंपल ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी आगे टाइप्स आ रही हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने बात की है सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स एक आती है, ठीक है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है कि इस ऑसिलेटर पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर सिर्फ ये रिस्टोरिंग फोर्स ही एक्ट कर रही है और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, और रिजल्ट इसका क्या है? मोशन इसकी किस किस्म की है? इसकी साइनोसॉइडल ऑसिलेशन है, और साइनोसॉइडल ऑसिलेशन कैसी है? इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट है, और इसके अलावा इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। आपको याद है कि हमने कहा था कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और ओमेगा आपकी क्या थी? √k/m थी, विच वॉज कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड क्या था? a, वो भी आपका कांस्टेंट था, ठीक है ना। अच्छा, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की दूसरी टाइप्स की तरफ हम आते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। द अदर थिंग इज डैम्प्ड ऑसिलेटर, ड्रिवन ऑसिलेटर। अब डैम्प्ड ऑसिलेटर में आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड ऑसिलेटर। अच्छा जी, अब डैम्प्ड ऑसिलेटर की तरफ चलते हैं। इफ अ फ्रिक्शनल फोर्स डैम्पिंग प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इज आल्सो प्रेजेंट, अगर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे मौजूद है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही, उसके अलावा फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी है म्यू, ठीक है ना, यही होती है ना फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम म्यू के नाम से कहते हैं कि जी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपकी है म्यू, और म्यू जो है ये प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो इस किस्म का जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो डैम्प्ड ऑसिलेटर कहलाएगा, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर वो है कि जिसमें आप एक यानी ऑसिलेटर है,
इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप हटाओगे तो वो रिस्टोर करेगा दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। और अब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने के लिए एक फोर्स उसको चाहिए जिसको हम कहते हैं कि जी ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और अगर सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स ही उसके ऊपर लग रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वापस आने के लिए तो हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। नेक्स्ट बात ये है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात तक। अगर इस एक डैम्प्ड फोर्स के अलावा आपके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में थी रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी शामिल हो गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी शामिल हो गई है, रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा फ्रिक्शनल फोर्स भी शामिल हो गई है। और ये सारा कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अकर कर रहा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब इसकी जो यानी अब जैसा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है कि जिसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट कर रही है, ऐसे ऑसिलेटर को हम कहते हैं कि ये डैम्प्ड ऑसिलेटर है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। और अब आगे ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू की वजह से है, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी आगे दो टाइप्स हो सकती हैं। एक तो ये कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से सिस्टम जो है ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन इन द अनडैम्प्ड केस, अनडैम्प्ड केस की निस्बत फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। नॉन डैम्प्ड केस क्या है कि सिंपल ऑसिलेटर यूं किया मूव, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स आई, ठीक है। अब उसकी बजाय ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाए, क्यों? ड्यू टू द फ्रिक्शन। और एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के लिहाज से डिक्रीज कर जाए। अब ऐसी जो ऑसिलेटर है कि जिसमें सिंपल ऑसिलेटर की निस्बत फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस जो है वो कम हो जाए, स्मॉल हो जाए, और एम्पलीट्यूड जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जाए, उसको हम कहते हैं कि ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर है। क्या कहते हैं? ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर है। और सेकंड है कि जी डिके टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विदाउट ऑसिलेशंस, अगर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो कि जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से कम ऑसिलेशंस हैं और इतनी कम है कि वो ऑसिलेशन है ही नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो वो आ ही नहीं रहा प्रॉपर्ली, वो उसको डिके कर रहा है, विदाउट ऑसिलेशन है। अगर ऑसिलेशन के बगैर हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि डिके टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है और विदाउट ऑसिलेशन है, वो यूं करके लंबा ही मूव किया है, तो उसको हम कहते हैं ये ओवर डैम्प्ड ऑसिलेटर है। एक अंडर डैम्प्ड है, एक ओवर डैम्प्ड है। The boundary solution between the underdamped oscillator and an overdamped oscillator occurs at the particular value of the friction coefficient and it is called critically damped. अब बाउंड्री सोल्यूशन अगर अंडरडैम्प्ड ऑसिलेटर का लो या ओवरडैम्प्ड ऑसिलेटर का लें तो उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की कोई खास वैल्यू आती है और उसको हम कहते हैं कि जी ये क्रिटिकली डैम्प्ड वैल्यू है। इफ एन एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट फोर्स इज प्रेजेंट, अगर एक ऐसी फोर्स वहां पे प्रेजेंट हो जो कि बाहर से आई हो और टाइम डिपेंडेंट हो। अब पहले वाली बात तो सारी थी डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में, डैम्प्ड ऑसिलेटर कैसा होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर की टाइप्स क्या हैं, एक अंडर डैम्प्ड हो सकती है, एक ओवर डैम्प्ड हो सकती है, और ये सारी डिस्कशन जो थी ऊपर जिसको मैंने हाईलाइट किया ये थी डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ गई है ड्रिवन ऑसिलेटर। ड्रिवन ऑसिलेटर में क्या है कि एक फोर्स है जो टाइम डिपेंडेंट है और वो इस सिस्टम के अपनी फोर्स नहीं है, वो कहीं बाहर से फोर्स लग रही है और टाइम डिपेंडेंट है। तो इस किस्म का हार्मोनिक ऑसिलेटर कि जिसपे एक फोर्स बाहर से लग रही है और टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रही है, वक्त के साथ साथ हो सकता है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, ऑसिलेट हो, जैसी भी फोर्स हो, इस किस्म के ऑसिलेटर को हम कहते हैं कि ड्रिवन ऑसिलेटर है। ड्रिवन ऑसिलेटर, ड्रिवन फोर्स क्या होती है? धक्का दिया उस फोर्स को, जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया फोर्स को, ड्रिवन फोर्स की वजह से ड्रिवन ऑसिलेटर है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, मैकेनिकल एग्जांपल्स इंक्लूड पेंडुला यानी कि पेंडुलम की जमा, बहुत सारे पेंडुलम, पेंडुला विद स्मॉल एंगल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हार्मोनिक
ऑसिलेटर की आप एग्जांपल देखो, उसमें एक तो पेंडुला है, ठीक है, पेंडुलम्स हैं जिसमें थोड़े से एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है जी। एक तो आपके पेंडुलम्स आ गए, उसके अंदर मैसेज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग है और इसके नीचे एक मैस कनेक्टेड है। तो अब पेंडुलम में कैसी ऑसिलेशंस हैं, क्योंकि पेंडुलम इधर मूव करता है और इधर मूव करता है, ठीक है। स्प्रिंग में कैसी ऑसिलेशंस हैं, कैसे हैं, क्योंकि स्प्रिंग नीचे की तरफ मूव करता है, वो यूं 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 हमें ऑसिलेशंस देगा। पेंडुलम आपको यूं 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 ऑसिलेशंस दे रहा है। उसके अलावा एंड अकॉस्टिकल सिस्टम, इसके अलावा अकॉस्टिकल सिस्टम जो है उसमें भी यही होता है कि ऊपर नीचे चेंजेस आती हैं और वो हार्मोनिक चेंजेस होती हैं। Other analogous systems include electrical harmonic oscillators such as RLC circuits। और इसके अलावा दूसरे सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएं तो इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं और उसमें आप देखो कि आपके RLC सर्किट्स जो हैं वो आ जाते हैं। द हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस आ गई, पहले तो इसकी एग्जांपल्स आ गई, यहाँ से यहाँ तक बात हो रही थी एग्जांपल्स की, उसमें हमने बता दिया कि जी एग्जांपल कौन सी है, इसमें पेंडुलम आ जाते हैं, इसमें मासेस जो कनेक्टेड विद द स्प्रिंग है उसकी वजह से हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको मिल जाता है। अकॉस्टिकल सिस्टम जो हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस आपको बताते हैं, दिखाते हैं, उनका रिजल्टिंग मोशन जो है वो हार्मोनिक होती है। इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जिसमें RLC सर्किट्स वगैरह भी शामिल हैं, तो वो भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं, वो भी आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। द हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अब सिग्निफिकेंस की बात आ गई है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बिकॉज एनी मास सब्जेक्ट टू ए फोर्स इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्ट्स एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर स्मॉल वाइब्रेशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी मास जिसके ऊपर फोर्स लगे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर स्मॉल वाइब्रेशंस की तरह एक्ट करता है। एक मास है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन देगा, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन जो देगा वो कैसे देगा, वो वैसे ही देगा जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर देता है। इसलिए हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं क्योंकि इस किस्म के सिस्टम्स को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स अक्कर वाइडली इन नेचर and are exploited in many man-made devices such as clocks and radio circuits। इसके अलावा ये है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो नेचर में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी मैन मेड डिवाइसेस के अंदर भी एक्सप्लॉइट हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक है, हार्मोनिकली चल रहा है, ये देखो टक 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 टक। इसी तरह रेडियो सर्किट्स हैं, वहाँ पे भी हार्मोनिक वेव्स यूज होती हैं और ज़ाहिर RLC सर्किट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ वर्चुअली ऑल साइनोसॉइडल वाइब्रेशंस एंड वेव्स। और ये जो रेडियो सर्किट्स हैं उसकी वजह से ये साइनोसॉइडल वाइब्रेशंस और वेव्स पैदा होती हैं। क्लॉक के टिक से भी वाइब्रेशन होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। इसके साथ ही आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो ख़त्म हुआ। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब हमने डिटेल से उसकी फिजिक्स पढ़ी है, पहले हमने उसका मैथमेटिक्स पढ़ा था, अब हमने फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ा। फिजिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हमने देखा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, फिर हमने उसकी टाइप्स देखी। पहली टाइप थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसको हमने डिस्कस किया। दूसरी टाइप थी डैम्प्ड ऑसिलेटर, फिर उसको हमने डिस्कस किया। डैम्प्ड ऑसिलेटर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, एक ओवर डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है। आखिर में हमने ड्रिवन ऑसिलेटर को डिस्कस कर दिया, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। एंड पे हमने ये देखा कि व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, व्हाई वी डिस्कस हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल्स, राइट। तो ये सारी बातें की हमने। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, दोबारा याद करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो हटता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट होती है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स से प्रोपोर्शनल होगी और के जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई उससे हो रहा होगा। अगर F एक फोर्स है एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा और उससे जो मोशन पैदा होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसके अलावा जी साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस जो हैं वो अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट
ठीक है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि साइनसॉइडल ऑसिलेशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट में और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। ये सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। बाकी ऑसिलेटर्स के लिए क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, जाहिर है डैम्पिंग है, कम हो रही है चीज। डैम्प्ड ऑसिलेटर में एक तो है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर, एक है ओवर डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्पिंग का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो उसकी है ऑसिलेशन वो डिक्रीज हो रही है, डैम्प करना, कम होना। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेटर में एक तो हमने ये पढ़ा कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होता है कि एक तो ये है कि बतदरीज मोशन कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मोशन कम हो रही है, उसको हम कहते हैं ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर है। एक में सेकंड वाला जो है उसके अंदर ये है कि मोशन एकदम से ही कम हो गई और तकरीबन रिस्ट्रिक्ट ही हो गई कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ही रह गई, ठीक है। तो तकरीबन ना होने वाली ऑसिलेशंस हो गई हैं, एकदम से इतनी कम हो गई है तो वो ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जरूरत से ज्यादा ही डैम्प हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद फिर लास्ट जो है वो हमने ड्रिवन ऑसिलेटर देखा। ड्रिवन ऑसिलेटर क्या था जी, ड्रिवन ऑसिलेटर में एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट फोर्स प्रेजेंट हो गई है, यानी कि फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स तो थी ही, उसके अलावा एक बाहर से फोर्स लग रही है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से ऑसिलेशंस ड्राइव हुई हैं। ड्राइव होने का क्या मतलब है, इंक्लूड हुई हैं, जबरदस्ती घुसी हैं बीच में ऑसिलेशंस। तो इस किस्म का हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो ड्रिवन ऑसिलेटर कहलाता है। अब मैकेनिकल सिस्टम्स का आगे हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर किस किस्म के मैकेनिकल सिस्टम्स हार्मोनिक मोशन देते हैं या हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाते हैं। एक तो ये कि उसके अंदर पेंडुलम इन्वॉल्व हो, पेंडुलम है सारे के सारे, और जाहिर है पेंडुलम में तो स्मॉल एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं। मासेस जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं। अकॉस्टिकल सिस्टम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं। इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जिसमें आरएलसी सर्किट्स वगैरह मौजूद हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देते हैं। उसके बाद फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिजिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बात ये कि कोई भी मास जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो वो मास, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेगा, बल्कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेगा। एक मास है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, हार्मोनिक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो एक्ट करेगा। और सेकेंडली हमने ये देखा है कि जी हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है नेचर में बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा ये कि मैन मेड डिवाइसेस में भी इंक्लूड हैं, जैसे कि क्लॉक है, जैसे कि रेडियो सर्किट्स हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं, तो वो सारे के सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ गई वो कि जो हमने बारहा पढ़ी, कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप कहेंगे जी ये कांस्टेंट ऑफ मोशन बीच में कहाँ से आ गया, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी कांस्टेंट ऑफ मोशन बीच में इंक्लूड था और चीज़ों में भी इंक्लूड रहा है। थ्रू आउट द मोशन एक ऐसी चीज जो कंजर्व रहे, हम उसको कहते हैं ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। और ये शुरू से हम बार बार बात करते आ रहे हैं, तो मैंने कहा अब जरा खुल के बात कर ली जाए इसके ऊपर कि कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या बला है और क्या चीज़ है, और इसको ज़रा देखा जाए, ठीक है जी। वो थोड़ा सा ये कि हो जाएगा कि हमने इसको फॉर्मली देख लिया है। पहले तो था ना इनफॉर्मली बात होती रहेगी जी, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कैसी क्वांटिटी है थ्रू आउट द मोशन जो कंजर्व रहती है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करती है, उसको हम कहते हैं जी ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो अब है क्या, पढ़ते हैं मैकेनिक्स में क्या है। इन मैकेनिक्स अ कांस्टेंट ऑफ मोशन इज अ क्वांटिटी दैट इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द मोशन। बात वही है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो मोशन हो, जैसी मर्जी मोशन हो, वो कंजर्व ही रहेगी, वो उतनी ही रहनी है, ठीक है। इम्पोजिंग इन इफेक्ट अ कंस्ट्रेंट ऑन द मोशन, उसकी वजह से क्या होता है कि मोशन पे कंस्ट्रेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो एक गाड़ी है जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है। एक कार है जिसकी एक्सेलरेशन क्या है 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये उसकी एक्सेलरेशन है। अब ये आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। आपने कहा जी उसकी एक्सेलरेशन रिस्ट्रिक्ट रहेगी, एक ही रहनी है थ्रू आउट द मूविंग if it is moving from one place to another throughout its motion, the acceleration will remain the same. That is your constant of motion. और कैसे है ये constant of motion? जब आप इसको सॉल्व करते हो, यहाँ से वेलोसिटी आपकी निकलती है 3t + a,
ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट पे आते हो आपकी निकलेगी 3t² प्लस AT प्लस B। क्यों? इसलिए कि वेलोसिटी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt। एक्सेलरेशन आपकी है d²x/dt², ये आपकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आपने कहा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन दिस विल रिमेन कंजर्व्ड, दिस विल वुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो आपकी वेलोसिटी कुछ निकल आई, आपकी जो है एक्स जो है वो स्पेसिफिक निकल आया, और ये इनफैक्ट आपने क्या किया, मोशन के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि आपका एक्स जो है वो यही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता। 3t² प्लस AT प्लस B, ये आपने इम्पोज कर दिया एक कंस्ट्रेंट इस मोशन पे। लेकिन ये कि ये कंस्ट्रेंट आप देखो तो ये मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मिल गई है इसकी, कांस्टेंट ऑफ मोशन से निकल आई। However, it is mathematical constraint, the natural consequence of the equations of motion rather than a physical constraint which would require extra constraint forces. अब ये जो है ये मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है, और ये कंस्ट्रेंट कहाँ से आया है, इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है, ठीक है, बजाय इसके कि कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट आए, एक मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट आया जिसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। और ये कांस्टेंट ऑफ मोशन कहाँ से निकलता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल आता है। तो फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं है, हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई की, अगर फोर्स अप्लाई की हो तो डेट इज द फिजिकल कंस्ट्रेंट। फोर्स नहीं अप्लाई हुई, हमने जस्ट एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि एक मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट आपको दे रही है। कॉमन एग्जांपल उसमें एनर्जी हो जाती है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, और लेप्लास रंगे लेंस वेक्टर है इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉस के लिए, ठीक है। अब ये कि चलो लेप्लास रंगे लेंस वेक्टर का तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पे नहीं इतना पढ़ा है फिजिक्स में, लेकिन एनर्जी का हमें पता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब एनर्जी अगर कंजर्व है तो इसका मतलब ये कि T प्लस V वुड रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, जो मर्जी मोशन हो T प्लस V सेम रहेंगे। अगर ये सेम रहेंगे, लेट अस से कि जी एनर्जी जो है हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी इज ए कांस्टेंट, लेट्स से इट इज इक्वल टू A, तो इसका मतलब है कि T प्लस V इक्वल टू A है, तो T आपका A माइनस V होगा, T में चेंज आएगा उसके लिहाज से V में भी चेंज आएगा। कंस्ट्रेंट आ गया, कंस्ट्रेंट आ गया, और कंस्ट्रेंट भी ऐसा आया जो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट था, बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही जो T को ज़्यादा कर रही है या V को कम कर रही है, बल्कि ये उसकी अपनी फोर्सेस हैं, उसके अपने अंदर से कंस्ट्रेंट एक इमर्ज हुआ है जो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है। इसी तरह लीनियर मोमेंटम अगर हम कहते हैं P कंजर्व है, यानी P इज ए कांस्टेंट, लेट अस से इट इज इक्वल टू B, तो mv आपका B के बराबर है, आपकी वेलोसिटी जो है वो B ओवर m के बराबर आ गई, ठीक है, लेट अस से कि ये C के बराबर है। तो वेलोसिटी अगर C के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट CT प्लस D के बराबर आ गई, वेयर D इज अनदर कांस्टेंट, ठीक है, तो आपकी मोशन फिर रिस्ट्रिक्ट हो गई। एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। इस तरह एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपकी एंगुलर मोशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, एंड सो आपको कई कांस्टेंट ऑफ मोशन मिल सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है जी इस कांस्टेंट ऑफ मोशन की? कांस्टेंट्स ऑफ मोशन आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन टू बी डिराइव्ड विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब कांस्टेंट्स ऑफ मोशन यूजफुल हैं क्योंकि बजाय इसके कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करें, आप इससे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अब ये कि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जी अगर एक कार है और उसकी एक्सेलरेशन आपने फिक्स कर दी है, आपने कहा कि जी एक्सेलरेशन कंजर्व है, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, जो कि कंजर्व्ड हमने क्या की थी कि जी एक्सेलरेशन आपकी 3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर थी, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल आई थी 3t² / 2 प्लस AT प्लस B, वेयर A एंड B बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने कुछ मोशन की प्रॉपर्टी देख ली है कि x और टाइम के दरमियान इस किस्म का रिलेशनशिप है कि x कैन बी रिटन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, x को आप टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है।
और आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्या जरूरत है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखो और उसको सॉल्व करो, आपने डायरेक्टली एक्स निकाल लिया, आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल गई है, आप वैसे ही मोशन की प्रॉपर्टी देख सकते हो, आपको एक्सेलरेशन 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर मिल गई, आपको पता है कि जी एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वजह से कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हो मोशन की। इसी तरह फिक्स्ड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की वजह से और प्रॉपर्टीज देख सकते हो मोशन की। इसी तरह एनर्जी अगर फिक्स है तो आपको पता होगा कि जी एक खास हद तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जा सकती है, खास हद तक पोटेंशियल एनर्जी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है, वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को हम डिस्कस कर सकते हैं। In fortunate cases, even the trajectory of the motion can be derived as the intersection of isosurfaces corresponding to the constants of motion. उसने कहा है कि बहुत ही खुशकिस्मत से केसेस होते हैं जब ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन भी आप कांस्टेंट ऑफ मोशन के कॉरेस्पॉन्डेंस से निकाल सकते हो कि जी आपके पास दो सरफेसेस आ गए और उनका इंटरसेक्शन आप लोगे और वहां से आपको पता चल जाएगा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन कैसी है, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, torque free rotation of a rigid body is the intersection of a sphere, और sphere ये कहां से आया, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यानी एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो पार्टिकल की टॉर्क फ्री मोशन है, टॉर्क कोई नहीं है, ठीक है, टॉर्क क्या है, रिस्ट्रिक्शन है एंगुलर मोमेंटम पे, एंगुलर मोशन पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो टॉर्क है। एक रिजिड बॉडी है और उसके ऊपर हमें ये पता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है वो कैसे मूव कर सकती है, खास कंजर्व का मतलब ये है कि कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वो किस में सफर कर कहाँ पे मूव कर सकती है, उसका सरफेस ऑफ मोशन क्या होगा, उसका सरफेस ऑफ मोशन जो है वो एक स्फीयर होगा कि जी वो इससे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम तो वो रख ही नहीं सकती, इससे कम भी नहीं रख सकती। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है का मतलब 2 थीटा इज चेंजिंग, ये एक स्फीयर सा बना रही है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको लीड करती है एक स्फीयर को। ये जो स्फीयर है ये ओवरऑल इसकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये आ गया। और उसके अलावा क्या है जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारे पास जो इक्वेशन निकलेगी वो एक एलिप्सॉइड होगी। एलिप्सॉइड कैसा सरफेस होता है, कैलकुलस में आपने पढ़ा हुआ है कि जी एक एलिप्स है, एलिप्स को आप ऐसे करके घुमा दो तो एलिप्सॉइड बन जाएगा। अब ये जो एलिप्सॉइड है और ये जो आपका स्फीयर है, इसके इंटरसेक्शन से आप देख सकते हो कि रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी कैसी होगी, टॉर्क फ्री रोटेशन कैसी होगी, कि आपके पास ये इलिप्स है और ये स्फीयर है और इसका जो इंटरसेक्शन है वो एक ट्रेजेक्ट्री होगा और ये जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो उस रिजिड बॉडी की टॉर्क फ्री रोटेशन को जाहिर करेगा। अदरवाइज कितना मुश्किल हो जाता है, हम इसको कैसे इमेजिन करते हैं कि कैसी हो रही है रिजिड बॉडी की मोशन, अगर आप वो सारी इक्वेशन नहीं सॉल्व करोगे उसके बगैर आप कैसे विजुअलाइज करोगे, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको एक स्फीयर दे देता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको एक एलिप्सॉइड दे देती है, और ये एलिप्सॉइड है और लेट अस से कि ये स्फीयर है, और अगर इनका ओरिजिन एक है, लेट अस से कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक ओरिजिन वाले स्फीयर और एक ओरिजिन वाले एलिप्सॉइड से आ रहा है, तो अब ये जो है इंटरसेक्शन ये और ये और ये और ये सारा सरफेस जो है, जो इनके इंटरसेक्शन से ये सरफेस बन रहा है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, देयरफॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन मैकेनिक्स। इस वजह से जो आइडेंटिफिकेशन है कांस्टेंट ऑफ मोशन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैकेनिक्स। अब मेथड्स क्या हैं आइडेंटिफाई करने के इस कांस्टेंट ऑफ मोशन को, बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला वो है कि सिस्टमैटिक अप्रोच है इन साइकिक डेरिवेशन कि जिसमें क्वांटिटी को हाइपोथेसाइज्ड किया जाता है कि ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये हाइपोथेसाइज दिया था ना, हाइपोथेसिस दिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सिंपलेस्ट तो ये मेथड है
क्या हमने कहा जी एक ऐसी मोशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। मैंने एक हाइपोथेसिस दिया, मैंने एक नजरिया दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सबसे इजी डेरिवेशन है, ये चीज़ कांस्टेंट होगी। मैंने कहा जी ये सिस्टम है, इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है, आइडियल सिस्टम में एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है, हाइपोथेसिस है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में हम मैथमेटिकली इसको शो कर सकते हैं कि ये कंजर्व है और थ्रू आउट द मोशन ये कंजर्व रहेगी। उसकी हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ मोशन बना सकते हैं। मैं कहती हूँ जी एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, एनर्जी इक्वल टू सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद मैथमेटिकली हम उसको शो कर देते हैं कि जी ये कंजर्व है और ये है और वो है। सेकेंड मेथड क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस। अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे वहां से आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो कांस्टेंट ऑफ मोशन की। The Hamilton-Jacobi equations provide a commonly used and straightforward method for identifying constants of motion, particularly when the Hamiltonian adopts recognizable functional forms in orthogonal coordinates. उसने कहा खास तौर पे आप कब आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब आपका हैमिल्टोनियन जो है वो एक खास जो हम रिकॉग्नाइज कर सकें फंक्शनल, उसकी फॉर्म ले लें ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन। Quantity is conserved if it is not explicitly time dependent. Quantity कब कंजर्व कहलाएगी, ये थर्ड पार्ट है कि क्वांटिटी कब कंजर्व कहलाएगी, अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है एंड इफ इट्स पॉइजन ब्रैकेट विद द हैमिल्टोनियन इज जीरो। अगर उसका पॉइजन ब्रैकेट आप हैमिल्टोनियन के साथ लो, लेट अस से क्वांटिटी ए है, इसका पॉइजन ब्रैकेट आप हैमिल्टोनियन के साथ लो तो आंसर जीरो आएगा, यानी कि पार्शियल ए बाय पार्शियल पी, सॉरी पार्शियल क्यू, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल पी, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू अगर आप लो विद समेशन ओवर आई। तो अगर एक क्वांटिटी एक तो टाइम डिपेंडेंट ना हो और दूसरा ये कि उसका पॉइजन ब्रैकेट विद द हैमिल्टोनियन इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी जो है ये कंजर्व्ड है, ठीक है। अब इसके साथ ही ये बात यहाँ पे आगे थोड़ी सी रह गई है। तीन मेथड्स आपके हो गए कि एक तो सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि हम हाइपोथेसाइज करें कोई चीज़ कांस्टेंट है, दूसरा ये है कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो हमें बता देती हैं कि हैमिल्टोनियन कैसा होगा, और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में अगर रिकॉग्नाइजेबल फंक्शनल फॉर्म में आता है तो फिर हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे होंगे। थर्डली ये कि एक क्वांटिटी तब कंजर्व होती है कि अगर टाइम डिपेंडेंट ना हो और इसका पॉइजन ब्रैकेट विद द हैमिल्टोनियन जो है वो जीरो हो। एक और यूजफुल रिजल्ट क्या है, पॉइजन थ्योरम। पॉइजन थ्योरम ये कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं और दोनों की दोनों कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब ये कि उसका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इफ टू क्वांटिटीज एंड आर कांस्टेंट्स ऑफ मोशन, अगर दो क्वांटिटीज हैं दोनों की दोनों कांस्टेंट ऑफ मोशन है, सो इज देयर पॉइजन ब्रैकेट, उसका पॉइजन ब्रैकेट जो है वो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी कि कांस्टेंट ही होगा। ये पॉइजन थ्योरम है, दो क्वांटिटीज हैं दोनों कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो उसका पॉइजन ब्रैकेट दोनों का एक कांस्टेंट होगा। अच्छा, लास्ट वन क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और n कांस्टेंट्स ऑफ मोशन है। सेट दैट द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एनी पेयर ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन वैनिशेस। एक सिस्टम है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, कांस्टेंट ऑफ मोशन n है, तो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एनी पेयर ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ मोशन जो है वो वैनिश हो जाएगा। और इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली इंटीग्रेबल सिस्टम है। अच्छा जी, एक सिस्टम है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, कांस्टेंट ऑफ मोशन n है, ठीक है। कोई भी दो कांस्टेंट ऑफ मोशन लेने हैं, उनका पॉइजन ब्रैकेट लें, वो जीरो हो जाता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली इंटीग्रेबल सिस्टम है, यानी कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्लीटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस किस्म के जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है उनको आर सेड टू बी इन इन्वोल्यूशन विद ईच अदर। हम कहते हैं कि ये ऐसे कांस्टेंट ऑफ मोशन है जो इन्वोल्यूट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके साथ ही ये कांस्टेंट ऑफ मोशन वाला हमारा पॉइंट्स जो हैं ये ख़त्म हुए।
अब हम आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लीजेंडर ट्रांसफॉर्म। अब ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये वो ट्रांसफॉर्म है कि जो आपने जब हैमिल्टोनियन पढ़ा था और ये आपने हैमिल्टोनियन से वो फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था, वहां पे यूज हुए थे। जब ये ट्रांसफॉर्म वहां पे यूज हुई तो मैंने ये सोचा कि अब दो के आपके कोर्स में ये होगा, कहीं ना कहीं तो जरूरी होगा। मैंने कहा कि चलो इस कोर्स में भी हम थोड़ा सा पढ़ लें ताकि हमें उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाए कि ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्म कैसी होती है, कैसे फॉर्मुलेट होती है, और इसको हमने हैमिल्टोनियन को निकालने के लिए जो यूज किया था तो क्यों किया था, किस तरह वो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। आपको याद है F1 हमने लिया था, F1 जो आपका था वो F1 Q कैपिटल Q T था, और जब हमने F2 लिया था तो F2 हमने कहा था कि माइनस समेशन Q डॉट P माइनस F2 Q P T था। और हम उस वक्त थोड़े से परेशान भी हुए थे कि ये सारा जो आया था, नया F यानी कि F1 बराबर है माइनस समेशन I Q डॉट P माइनस F2 Q P T के। तो हम थोड़े से परेशान भी हुए थे कि ये जो F1 और F2 के दरमियान रिलेशनशिप है ये कहाँ से आ गया था, और मैंने आपको बताया था कि ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्म से आया था, जो आपने किसी और सब्जेक्ट में आपने यकीनन पढ़ी ही होगी। लेकिन हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये ना हो कि ये रह जाए, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में थोड़ा सा। हम कोर्स के एंड पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो अगर कहीं आपने नहीं भी पढ़ी या आपके कोर्स में नहीं भी है तब भी ये कि आपका हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या हिसाब किताब है, कैसे है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, क्या हिसाब किताब है। फॉर्मुलेशन इसकी क्या है जी, द रिलेशनशिप ऑफ H एंड L मे सीम अ बिट आर्बिट्रेरी। आपने रिलेशनशिप देखा है H और L का, थोड़ा सा आर्बिट्रेरी सा लगता है। हाउएवर देयर इज इन फैक्ट अ डेफिनेट मोटिवेशन ऑफ इट। अब उसकी हमें तो यही लगा था कि H और L के दरमियान एक आर्बिट्रेरी सा रिलेशनशिप है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है, वो थ्योरी ऑफ लीजेंडर ट्रांसफॉर्म से उसकी मोटिवेशन आई है। अब ये देखें कि आपका H जो था वो Q P और T पे डिपेंडेंट था, जबकि आपका L जो था वो Q Q डॉट और T पे डिपेंडेंट था। ठीक है, और ये जो चेंज आया है वो चेंज क्या है कि H Q P T इक्वल टू समेशन I P I Q I डॉट माइनस L Q Q डॉट T। ये था रिलेशनशिप H और L के दरमियान। अब ये कहां से आया, ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्म से आया। हमने क्या किया कि L के ऊपर लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है और हमारे पास H आ गया। अब इस टॉपिक का हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब पहली बात ये, H जो आपके पास आया इन टर्म्स ऑफ L, L से आपने H निकाला है और इस तरह से निकाला है कि ये समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल है। ठीक है, उस वक्त तो हमने ये यूज की थी हैमिल्टोनियन इक्वेशंस और उससे निकाल लिया था, लेकिन इनफैक्ट इसके पीछे असल बात क्या है कि ये L की लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, H जो है वो L की लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप L की लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन उस सिस्टम का आ जाएगा। टू आइसोलेट द एसेंशियल्स, अब क्योंकि हम जा रहे हैं ये अपनी डायरेक्टली अपने लीजेंडर ट्रांसफॉर्म की तरफ, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए H और L को भूल जाते हैं। लेट अस फॉरगेट अबाउट H एंड L फॉर नाउ एंड कंसिडर अ फंक्शन ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फंक्शन से जो एक वेरिएबल का फंक्शन है। हम इस H को भी भूल रहे हैं, हम L को भी भूल रहे हैं। हम कंसिडर करेंगे एक फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ X है। अब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक फंक्शन आपके पास है जो फंक्शन ऑफ X है, a function f which is totally dependent of one independent variable. Function is totally dependent on one independent variable which is x. अब आप डेरिवेटिव देखो f of x का क्या होगा, d f of x over dx is equivalent to f prime x. हम नोटेशन अपनी कन्वीनियंट के लिए ले रहे हैं, उसको f prime x हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो f prime x है इसको s of x लिख दो। क्यों, s इज द स्लोप। अगर आप f प्राइम x देखते हो, आप याद करो जी डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन क्या थी, डिफरेंशिएशन का जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा जी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और x और y के दरमियान एक कर्व है। ठीक है, और कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू x1, उसके कर्व का नाम आपने रखा था f ऑफ x, और आपने कहा जी x इक्वल टू x1 के परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप
कर्व के ऊपर पॉइंट है एफ ऑफ x1, जब x बराबर है x2 के तो उसके पैरेलल आपके पास जो कर्व के ऊपर पॉइंट है वो है एफ ऑफ x2। और उसके बाद हमने कहा जी इन दोनों के दरमियान से एक लाइन गुजार दी जिसको हम कहते थे जी ये सीकेंट है, और सीकेंट की डेफिनेशन क्या है सीकेंट लाइन की, अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी हुआ ये कि ये जी x2 और x1 बहुत नज़दीक हो गए, इतने नज़दीक हो गए कि इनके दरमियान डिफरेंस नेग्लिजिबल रह गया, इनका डिफरेंस टेंस टू 0 हो गया। जब ये डिफरेंस टेंस टू 0 हुआ तो इसका मतलब ये कि ये जो fx2 है ये fx1 के बहुत करीब हो गया, दो के सेम पॉइंट नहीं है लेकिन बहुत करीब है। तो जो ये जो लाइन सेकंड लाइन थी ये टेंड हो गई टेंजेंट लाइन की तरफ, यानी कि सेकंड लाइन, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो यूं एक दूसरे के पास आए। ठीक है, x2 x1 के पास आया और x1 के बिल्कुल नेबरहुड में चला गया, दोनों इकट्ठे हो गए। इस तरह के बाहर से देखें तो एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, इनफैक्ट दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के आपस के दरमियान डिफरेंस है, चाहे वो 10⁻⁻100 का क्यों ना हो। ठीक है, 10⁻⁻100 सेंटीमीटर्स का क्यों ना हो, 10⁻⁻1000 मिलीमीटर्स का क्यों ना डिफरेंस हो, रहेंगे वो दो पॉइंट्स। इस तरह हो गया कि वो तकरीबन एक ही पॉइंट बन गया, नेबरिंग पॉइंट है, बिल्कुल साथ साथ के पॉइंट हैं, और वो जो सीकेंट था वो टर्न हो गया, वो चेंज हो गया टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, हमने यही बात की थी। और ये जो टेंजेंट ऑफ द कर्व है इसका जो स्लोप है वो हम कहते थे कि ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डेरिवेटिव जो है ये स्लोप है तो इसलिए हम इसको एस ऑफ एक्स कह देते हैं, एस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जब आप एक फंक्शन ले रहे हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसके अंदर चेंज ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आ गया एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स का नाम आपने रख दिया कि ये जी एस ऑफ एक्स है। एंड एस क्यों है, एस इसका नाम हमने स्लोप के लिहाज से रख दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। सो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स हमने कह दिया कि ये एस ऑफ एक्स है। Note that we can, at least in principle and at least locally, assuming s is not constant, invert the function sx to solve for x as a function of s. अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कहते हैं s क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, s अगर कांस्टेंट नहीं है तो sx को सॉल्व करके हम स्मॉल x निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? एज ए फंक्शन ऑफ s निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस sx को हमने सॉल्व करना है, ये जो ये वाला sx है इसको सॉल्व करना है और ऐसे करना है कि सॉल्व एंड गेट क्या हमारे पास आएगा, x आएगा एज ए फंक्शन ऑफ s, इस तरह से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका f ऑफ x है x क्यूब, आपका f ऑफ x है x क्यूब, तो f प्राइम x या s ऑफ x क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। तो क्या मैं अब x को इन टर्म्स ऑफ s नहीं निकाल सकती? मेरे पास s है 3x स्क्वायर, तो मेरे पास x स्क्वायर क्या आएगा, s ओवर 3 आ जाएगा, और मेरे पास x क्या आएगा, s ओवर 3 का अंडर रूट। ठीक है ना, तो अब मैंने देखें यहां से x को इन टर्म्स ऑफ s निकाल लिया। The purpose of the Legendre transform is to construct another function, call it g. अब पर्पस क्या है Legendre transform का, कि एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जाए, एक और फंक्शन बनाया जाए जिसका नाम g है, that reverses the roles of x and s, जो कि x और s के रोल्स को इन्वर्स कर दें। पहले हमने क्या किया था, हमने कहा जी एक फंक्शन है f और फंक्शन ऑफ x है और df बाई dx को हमने s का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं कि एक फंक्शन g है और g फंक्शन ऑफ s है, सच दैट dg बाई ds जो है वो x है। ठीक है, s इज अ फंक्शन ऑफ x और दिस x इज अ फंक्शन ऑफ s। हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्म लगाई तो उससे हुआ क्या कि एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसको हमने g का नाम दिया कि जिसमें x और s इंटरचेंज हो गए, यानी कि g इज अ फंक्शन ऑफ s नाउ एंड dg बाय ds
it is equals to XS. तो GS is then called the Legendre transformation of f of x. GS जो है उसको हम कहेंगे कि ये f of x की Legendre ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर आपको आए कि जी Legendre ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तो आप ये लिख सकते हो, ये डिफाइन कर सकते हो कि if f is a function of only one variable x, then we can define df by dx as s of x, as s is the slope of the curve related made by the function capital F. Consider g of s such that dg by ds is equals to x of s. Then to construct this function, we want something, we want a transformation to construct this g, and this transformation is called the Legendre transformation. ठीक है जी. एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो f से g बनाए. g एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो x है, और ये काम कौन करता है? ये Legendre ट्रांसफॉर्मेशन करता है. नाउ द मोस्ट ऑब्वियस वे टू फाइंड gs इज टू सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. अगर हमारे पास x है, अब अगर मैंने g तलाश करना है तो g मैं इस इक्वेशन से कैसे तलाश कर सकती हूँ? g ऑफ s किसके बराबर होगा? इंटीग्रल x ds के बराबर, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ s. ठीक है ना. dg बाई ds आपके पास x के बराबर है. दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास g ऑफ s इन टर्म्स ऑफ x ऑफ s निकल आएगा. तो अब मोस्ट ऑब्वियस वे इस g ऑफ s को फाइंड आउट करने का क्या है कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो. अब वो सेम केस हम लेते हैं कि जी f ऑफ x आपके पास x क्यूब था, तो हम अब फंक्शन g ऑफ s तलाश करना चाह रहे हैं कि जिसका डेरिवेटिव जो है वो x है. एक ऐसा फंक्शन तलाश करना चाह रहे हैं कि जिसका डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो x है. यानी कि x हमारे पास क्या निकल आया था? x हमारे पास s ओवर 3 की पावर 1/2 थी ना. यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे. अब हम gs तलाश करना चाह रहे हैं, तो gs आपका किसके बराबर होगा? आपका gs होगा इंटीग्रल x ऑफ s ds के बराबर, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल s ओवर 3 की पावर 1/2 ds के बराबर, जो कि बराबर होगा जी, जब इंटीग्रेशन करते हो 1/3 अंडर रूट तो बाहर निकल आया, इंटीग्रल s की पावर 1/2 ds के बराबर, जो कि 1/√3 तो बाहर था. अंदर वाला देखो s की पावर 1/2 है. इंटीग्रल s अंडर रूट s ds क्या होगा? s की पावर 3/2 ओवर 3/2. और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जी 2 ऊपर आ गया, 3 की पावर 3/2 आ गई, और s की पावर 3/2 आ गई, जो कि बराबर है 2s ओवर 3 की पावर 3/2 के. तो ये इंटीग्रेशन से हमारे पास g निकल आया. तो g ऑफ s आपका आ गया 2s ओवर 3 की पावर 3/2. तो ये था Legendre ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब. However, यानी ये तो अब हमने जनरल मेथड से किया ना कि जी हमारे पास f भी मौजूद था और हमने f की हेल्प से g निकाला. कैसे निकाला कि f क्योंकि df बाई dx s के बराबर है, आपको पता चल गया कि जी f ये है, वहां से आपने s ऑफ x निकाल लिया क्या होगा. फिर s ऑफ x को आपने देखा कि वहाँ उसको आप इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो, यानी कि वहां से आप x को इन टर्म्स ऑफ s लिख सकते हो. फिर आपने s ds लिया और उसको इंटीग्रेट किया, x ऑफ s लिया, उसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास एक फंक्शन g निकल आया विच वॉज द फंक्शन ऑफ s. तो उससे क्या हुआ कि आपने एक आम से अपनी लॉजिक यूज करते हुए और आम मेथड यूज करते हुए, आम मैथमेटिक्स यूज करते हुए कैलकुलेट कर लिया. लेट अस से कि हमारे पास इस किस्म का कोई फंक्शन नहीं है और हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा हमारे पास मेथड आ जाए कि जिसमें ये इंटीग्रेशन वगैरह हमें ना करनी पड़े. हमें इसमें इंटीग्रेशन भी करनी पड़ी और क्या क्या कुछ करना पड़ा. तो इस किस्म का मेथड हमें मिल जाए कि हमें इंटीग्रेशन ना करनी पड़े और हमें एक जनरल सा फॉर्मूला मिल जाए. हम कहते हैं कि अगर g एग्जिस्ट करता है, हमें ये पता है कि f प्राइम हमारा x के बराबर है और f प्राइम आपका s के बराबर है और g प्राइम आपका x के बराबर है. ये हमें पता है.
जी प्राइम का मतलब है जी प्राइम की बजाय मैं डी जी बाई डी एस लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और एफ प्राइम की बजाय मैं डी एफ बाई डी एक्स लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे ये पता है कि डी एफ मेरा एस डी एक्स के बराबर है, और मुझे ये पता है कि डी जी मेरा जो है वो एक्स डी एस के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये पहले जो हमने जहन में अपना जहन सेट किया हुआ है कि जी अगर डी एफ बाई डी एक्स एस है तो हमें कोई ऐसा फंक्शन निकालना है कि जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जो है वो एक्स हो जाए। तो हमें ये पता है कि हमारा डी एफ एस डी एक्स के बराबर है और हमारा डी जी एक्स डी एस के बराबर है। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा डी एफ प्लस डी जी इक्वल टू एस डी एक्स प्लस एक्स डी एस। डी एफ की वैल्यू पुट कर दी, डी जी की वैल्यू पुट कर दी। देखा जाए तो ये डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ दीज टू फंक्शंस इज द डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्लस जी इक्वल टू एस इंटू एक्स, ये आ गया। और इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा जिसको हम कन्वेंशनली जीरो ले रहे हैं। अक्सर हम इसको जीरो ले लेते हैं ताकि हम मजीद प्रॉब्लम से बचे रहें। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है, अगर आपका f प्लस जी एस एक्स के बराबर है तो आपका g किसके बराबर है, एस एक्स माइनस एफ के बराबर। ठीक है जी, और x क्या था आपका, x आपका था f प्राइम। अच्छा चलो, ये तो हमें मिल गया ना कि g आपका एस एक्स माइनस एफ के बराबर है और x आपका किसके बराबर है भाई, ये अब सोचना पड़ेगा। तो एस एफ के बराबर एस एफ माइनस एफ, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है लेकिन ओरिजिनली क्या है वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको रहने ही दो। तो जी आपका आ गया एस एक्स माइनस एफ के बराबर। दस द फंक्शन जी कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ आइदर एक्स और एस। ये भी आप कर सकते हो कि जी जो है आपका उसको आप एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख लो या एज ए फंक्शन ऑफ एस लिख लो। सिंस ईच ऑफ दीज कैन बी रिटर्न एज ए फंक्शन ऑफ द अदर, क्योंकि हम s को x में लिख सकते हैं और x को s में लिख सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेजेंडर ट्रांसफॉर्म्स इट इज अंडरस्टूड दैट g इज अ फंक्शन ऑफ s। जब हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि g इज अ फंक्शन ऑफ s, g मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ s। अच्छा, अब अगर हम देखें कि f ऑफ x आपका है x क्यूब, एग्जाम्पल आ गई है, f ऑफ x आपका है x क्यूब, तो g ऑफ x की क्या लेजेंडर ट्रांसफॉर्म होगी, g ऑफ s किसके बराबर होगा, आपके पास g ऑफ s है एक्स एस माइनस एफ, और यहां से आप f भी निकाल सकते हो, आपका f होगा एक्स एस माइनस जी, और x आपका किसके बराबर है, x आपका है जी g प्राइम के बराबर, g प्राइम s माइनस जी। इसी तरह gs को इन टर्म्स ऑफ f लिखें तो यहाँ पे ये मैंने रॉन्ग किया था, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा x एज इट इज, s की बजाय आप क्या लगा सकते हो, यहाँ से s की वैल्यू लगा सकते हो, वो है df बाई dx। ठीक है, तो ये है x f प्राइम माइनस f, ये आपके पास g इन टर्म्स ऑफ x आ गया कंप्लीटली, और इसी तरह आप f इन टर्म्स ऑफ s निकाल सकते हो। अच्छा, from the above equation we see that the rule of calculating the transform is to subtract the function from the product of the slope and the independent variable. In the case of gs, the slope is x and the independent variable is s. So the Legendre transform of gs is, Legendre transform किसके बराबर है, g prime into s minus g which is equals to g prime आपका x के बराबर है, x s minus g which is equals to f of x। यानी लेजेंडर ट्रांसफॉर्म आप एक की लें या दूसरे की लें, दूसरे के बराबर होगी। अगर g की लोगे तो f के बराबर होगी, f की लोगे तो g के बराबर होगी। Since f is the function of x, we should make this clear and write x s of x minus g equal to f of x। क्योंकि f फंक्शन ऑफ x है तो हमें इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए कि f of x जो है वो x टाइम्स s of x minus g है। We therefore see that two applications of Legendre transform bring us back to the function we start with। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है f, उसके ऊपर आपने पहली दफा Legendre ट्रांसफॉर्मेशन लगाई
लेट अस से कि टी एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक दफा लगाई, अगला फंक्शन आ गया जी। जब आप उसके ऊपर दूसरी दफा लेजेंडर ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जी पे अप्लाई होगी और आंसर फिर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 2 दफा लगेगी एक फंक्शन पे, तो वो फंक्शन खुद ब खुद अपना ही यानी अपना आप ही उसका निकल आएगा। एक दफा आपने फंक्शन को अप्लाई किया, एफ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, जी निकल आया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मशीन है, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन मशीन है, इधर से डालोगे कुछ निकलेगा कुछ। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी मशीन है, एफ डाला, एफ ऑफ एक्स डाला, जी ऑफ एस निकल आया, जी ऑफ एस डालोगे एफ ऑफ एक्स निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ही इनवर्स है, यानी कि इनफैक्ट आपके पास क्या है, आपके पास टी अप्लाइड ऑन एफ इक्वल टू एफ आ गया, यहां से आपके पास आ गया टी ऑफ एफ इक्वल टू ये टी इनवर्स दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दें, टी इनवर्स ऑफ एफ के बराबर आ गया। और यहां से आपके पास आ गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी एंड टी इनवर्स इज इक्वल, और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब हम कुछ और फंक्शंस की लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं ताकि एज एन एग्जांपल, ताकि हमें पता चल जाए। फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं हाथ से यहाँ ऊपर कर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा इसका सोल्यूशन। हमें क्या पता है? हमें पता है कि एस एफ प्राइम एक्स के बराबर है, और एफ प्राइम एक्स क्या है? डी एफ बाई डी एक्स के बराबर है, और डी एफ बाई डी एक्स यहाँ से फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x के बराबर है। ये आपका s आ गया। यहाँ से आप x को s की टर्म में निकाल सकते हो, x जो है वो s ओवर 2 है। ठीक है, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि g आपका किसके बराबर है? विदाउट इंटीग्रेशन x s माइनस f। x आप इन टर्म्स ऑफ s लिख सकते हैं, क्योंकि आपका g इन टर्म्स ऑफ s आना है, इसलिए मैं कह रही हूँ x आपका है s ओवर 2, ठीक है, इंटू s माइनस फंक्शन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? s ओवर 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ गया s स्क्वायर ओवर 2 माइनस s स्क्वायर ओवर 4, और आंसर आपका आ गया 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर ओवर 4 विच इज s स्क्वायर ओवर 4। तो इसका मतलब ये है कि आपका g जो है वो है s स्क्वायर ओवर 4, ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको दिया। और हम अगर चेक कर लें कि जी डी जी बाई डी एस क्या है, तो वो इक्वल टू एक्स निकलना चाहिए अगर हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए 2s बाई 4 विच इज s बाई 2, और s बाई 2 तो x के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा चेक है वेदर वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट करेक्टली और नॉट। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा फंक्शन है, देखो कितनी आसान आसान सी एग्जांपल है। दूसरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा? f प्राइम x जो कि s के बराबर होगा, वो है 1 ओवर x। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1 ओवर s के बराबर है। x आपका 1 ओवर s के बराबर है, आपने ढूंढना है g ऑफ s। g ऑफ s आपका है एक्स एस माइनस एफ ऑफ एक्स, और एस एक्स x की वैल्यू डाल देते हैं 1 ओवर s इंटू एस माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? लॉग ऑफ x की बजाय 1 ओवर s, 1 माइनस लॉग ऑफ 1 ओवर s। और हमें ये पता है कि लॉग ऑफ 1 ओवर b या लॉग ऑफ b इनवर्स किसके बराबर होता है? -1 लॉग ऑफ b के, वेयर b इज अ कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट हो या ना हो, इन ऑल द केसेस log of b इनवर्स इज -1 log of b के बराबर होता है। तो 1 माइनस log of 1 ओवर s माइनस log of s के बराबर है 1 प्लस log of s। तो जी आपके पास अगर आप देखो तो डी जी बाई डी एस किस बराबर होगा? ये अब चेक है, टू चेक whether our legendary transformation has given us the correct function or not। अगर आप डी जी बाई डी एस देखो तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर s जो कि x के बराबर है, और इसका मतलब ये कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। अब हम आ जाते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। आपके पास जी लास्ट एग्जांपल में f ऑफ x है e ऑफ x,
एफ प्राइम एक्स आपका क्या हो गया, ई ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स आपका यानी कि एस आपका ई ऑफ एक्स बन गया, एक्स आपका हो गया लॉग ऑफ एस। अब लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, जी आपका एक्स एस माइनस एफ है, यानी कि एस लॉग ऑफ एस माइनस एफ, एफ किसके बराबर है, ई की पावर एक्स की बजाय लॉग ऑफ एस, एस लॉग ऑफ एस माइनस एस के बराबर आ गया। सो डी जी बाई डी एस किसके बराबर हो गया, जब आप डिफ्रेंसिएशन लोगे, यानी ये आपका जी निकल आया। अब हम चेक करने लगे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू चेक whether our Legendre transformation is correct or not। dg by ds अगर आप देखो तो s into 1 over s plus फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज log of s minus 1, और ये आ गया 1 plus log of s minus 1 which is equals to log of s, और log of s e raised पर x के बराबर है। तो ये चेक भी हो गया कि जी हमने बिल्कुल सही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। इसी तरह ऊपर वाली एग्जांपल जो एक्स क्यूब वाली थी, उसके लिए आपका जी एक्स जो है एक्स एस माइनस एफ आ गया, जो कि एस एस ओवर 3 की पावर 1/2 था, माइनस एफ प्राइम ऑफ एस बाई 3 रेज्ड पावर 1/2, और ये 3 इंटू एस बाई 2 एस बाई 3 रेज्ड पावर हाफ माइनस एस बाई 3 रेज्ड पावर 3/2 इक्वल टू ट्वाइस एस ओवर 3 रेज्ड पावर 3/2 है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ऊपर वाले रिजल्ट में था। हमने ये देखा है कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स क्यूब था और उसके लिए जी ऑफ एक्स ये बन गया है, और आप देखो कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इतनी मेहनत करके वो रिजल्ट इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाला था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वही दे रही है। अच्छा, अब ये है कि क्या इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भी आ सकती हैं, क्या इसके अंदर ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू मेथड इज दैट इट इन्वॉल्व द स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन इन द अबव इक्वेशन। एडवांटेज इसका क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन आ गई है अबव इक्वेशन में, बजाय इसके कि हम प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन करते और परेशान होते हैं, हाँ जी इंटीग्रल इसका क्या आ रहा है, इंटीग्रल से तो वैसे बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हाँ जी सारे फॉर्मूले याद करें फिर कहीं जाके इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी बजाय हमने सीधे सीधे फॉर्मूले से लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली। Let's verify that g of s given there does not indeed have the property dgs by ds equals to x. Using a product and a chain rule along with the definition of s, आपके पास क्या आया, आपका g of s क्या था, xs minus f। अब हम देखेंगे कि dgs by ds जो है वो यहाँ से x के इक्वल आता है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करें। अब डी जी बाई डी एस ये हम जनरल तरीके से वेरीफाई करें, मतलब पहले तो हमने एग्जांपल में पर्टिकुलरली वेरीफाई किया ना, अब हम डी बाई डी एस अप्लाई करें एक्स एस माइनस एफ पे। अब हमें ये पता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ s, और f क्योंकि फंक्शन ऑफ x है और x क्योंकि फंक्शन ऑफ s है, तो डी एफ बाई डी एस भी आप ढूंढ सकते हो, वो होगा डी एफ बाई डी एक्स बाई चेन रूल इंटू डी एक्स बाई डी एस, और x क्योंकि है ही फंक्शन ऑफ s तो डी एक्स बाई डी एस जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई तो होगा, अब क्या होगा हमें नहीं पता। डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट है, पहले फंक्शन पे डिफ्रेंसिएशन लगाई डी एक्स बाई डी एस इंटू एस प्लस पहला फंक्शन एज इट इज डी एस बाई डी एस 1 माइनस डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। अब जी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ये x आ गया प्लस एस डी एक्स बाई डी एस माइनस डी एफ बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट में कि डी एफ बाई डी एस डी एक्स जो है वो s के बराबर है, s टाइम्स डी एक्स बाई डी एस, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, आंसर आ गया x। और यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि अब हमारे पास जो ये gs आया है इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो आंसर x ही आएगा, हमें वही फंक्शन मिलेगा कि जिसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो x होगी, हैंस प्रूव्ड। और इसके साथ ही हम टॉपिक का एंड करते हैं, लेक्चर हमारा एंड अप होता है, ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने एक तो देखा जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हिसाब किताब लगाया, कैसा होता है क्या होता है दिस एंड दैट,
कांस्टेंट ऑफ मोशन, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट ऑफ मोशन को थोड़ा सा देख लिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, और थर्ड हमने देखा है कि जी ये जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये कहाँ से आई, कैसे आई है, जो कि हमने हैमिल्टोनियन पे अप्लाई भी की थी, तो वो कहाँ से और किस तरह से आई है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।